चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी के पूरे हम 30 प्रश्न जो कि पेडोलॉजी से प्रश्न हैं। जितने भी पेडागोगी के प्रश्न हैं आपके परीक्षा के एग्जाम की दृष्टि से, चाहे आपके सुपर टेट हो, चाहे आपका सी टेट हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे आपका कोई भी टेट हो, जहाँ पे पेडोलॉजी से प्रश्न बनते हैं उससे रिलेटिव प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्नों को आज कवर करने वाले हैं। इस श्रृंखला में आप पूरे 30 प्रश्नों को कवर करेंगे और 30 प्रश्नों की हम लोग क्या देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे। कोई भी एक ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा जिस पर आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। पहला प्रश्न है कि विकास का वह कौन सा सिद्धांत जो बच्चों के वृद्धि के अनुक्रम को बताता है। तो विकास का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो बच्चों के वृद्धि के अनुक्रम को सिखाता है, अनुक्रम को बताता है। अनुक्रम का मतलब होता है निश्चित क्रम को दोस्तों। तो बच्चों के सिद्धांत को बताना है कि बच्चों का एक ऐसा सिद्धांत है कि जो बच्चों के वृद्धि के क्रम को बताता है। मतलब बच्चा एक स्टेज में वृद्धि करके दूसरे स्टेज में जाता है तो कैसे कैसे उसके विकास होते हैं, क्या क्या वो चीज़ें सीखता है और क्या क्या चीज़ें उससे डेवलप होती हैं, विकसित होते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे विकास क्रमिक और सतत होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। बी कह रहा है कि विकास में सांस्कृतिक कारक महत्वपूर्ण होता है और विकास व्यक्तिगत अंतर पर आधारित होता है और विकास जन्म के बाद स्थिर हो जाता है। याद रखेगा, विकास जन्म के बाद स्थिर नहीं होता है दोस्तों। विकास जो होता है वह आपका गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है, अर्थात जन्म के बाद तक, और जब तक व्यक्ति मर न जाए, व्यक्ति की मृत्यु न हो जाए, तब तक उसका विकास होता रहता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। विकास जो होता है व्यक्तिगत अंतर पर आधारित होता है, ये बात नहीं है दोस्तों। विकास जो होता है व्यक्तिगत अंतर पर आधारित नहीं होता है। इस प्रश्न के अनुसार देखेंगे विकास का कौन सा सिद्धांत बच्चों के वृद्धि के अनुक्रम को बताता है। तो याद रखिएगा विकास का सांस्कृतिक कारक महत्वपूर्ण होता है, ये नहीं होगा दोस्तों। आप देखिएगा विकास जो होता है क्रमिक और सतत होता है। क्रमिक का मतलब होता है निश्चित क्रम से। एक विकास के एक क्रम है, दूसरा का स्टेज, तीसरा का स्टेज। जब बच्चा एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है तो यही स्टेज को बांटा गया है। तो विकास का जो सिद्धांत दिया गया है उसमें बताया गया है कि विकास एक क्रमिक होता है, मतलब एक क्रम से दूसरे क्रम में विकास होता रहता है। और सतत का मतलब होता है प्यारे लगातार। विकास क्रमिक और लगातार होता है, मतलब एक निश्चित स्टेज के बाद जो लगातार होता रहता है। इस बात को याद रखिएगा। जो विकास होता है वो बच्चे के गर्भ से लेकर कब्र तक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे। यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक का नाम बोल रहा है पियाजे, और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देते हैं। याद रखेगा, तो बच्चे की वह कौन सी अवस्था है जिसमें पियाजे साहब ने बताया है कि बच्चे जो होते हैं इस अवस्था में अमूर्त चिंतन का मतलब होता है बच्चे अपने अंदर अलग अलग प्रकार की जिज्ञासा और ख्यालात पालते हैं। संवेदी मोटर अवस्था ये जो होती है प्रारंभिक अवस्था होती है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे प्रचालन पूर्व अवस्था, यहाँ पे ठोस प्रचालन अवस्था और औपचारिक प्रचालन अवस्था। याद रखिएगा, जो पियाजे साहब ने जो चार बच्चों के संबंधित 4 अवस्थाएं दी है उसमें जो है औपचारिक प्रचालन अवस्था है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें बच्चा जो होता है वह अमूर्त चिंतन करने लगता है और अपने अंदर अलग अलग प्रकार के ख्वाब और ख्यालात पालने लगता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे एक मनोवैज्ञानिक का नाम है, उन वैज्ञानिक का नाम है वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की के अनुसार प्रभावी अधिगम के लिए निकटतम विकास का क्षेत्र ZPD। याद रखिएगा ZPD क्या है, इसको आप लोग देखिएगा। तो वाइगोत्स्की साहब ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं कि वे कहते हैं कि जो बच्चा होता है वह समाज से जुड़कर सीखता है। उसी प्रकार स्कैनर साहब कहते हैं कि बच्चा जो होता है अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। इसी तरह ला चमोस्की साहब कहते हैं कि बच्चे में सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, भाषा सीखने की। याद रखिएगा। तो वाइगोत्स्की के अनुसार प्रभावी अधिगम के लिए निकटतम विकास का क्षेत्र क्या होता है, वह दूरी जो बच्चे को स्वयं से कर सके, वह दूरी जो बच्चे दूसरे की मदद से और बिना मदद के कर सकते हैं, उसके बीच का अंतर है। वह दूरी जो बच्चे अभी नहीं कर सकते वह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका होगा नहीं, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा वह दूरी जो बच्चे स्वयं से कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा। याद रखिएगा, जब भी आप ऐसे सीडीपी के प्रश्न, बाल विकास के प्रश्न को हल करिएगा दोस्तों, ऐसे जब आपको ग्राफ ही प्रश्न हल करना हो तो उसमें आप देखिएगा ऑप्शन का जो सबसे बड़ा वाला भाग होगा ना उसको देखिएगा, क्योंकि वह जो भाग होता है ना 80% ऐसी कंडीशन आती है कि जो बड़ा वाला आंसर होता है, ऑप्शन होता है, उसके जो सही होने की जो प्राइबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बात भी कह रहा है कि वह दूरी जो बच्चों के दूसरों की मदद से और बिना मदद के कर सकते हैं उसके बीच का अंतर होता है। ये बात आप लोग याद रखेगा, विकास का क्षेत्र, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वह किसने प्रतिपादित किया था, तो याद रखेगा
पियाजे, स्कैनर, ब्रूनर और बंडूरा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंडूरा साहब ने दिया है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिसको बोलते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। किसने दिया है? तो बंडूरा साहब ने दिया है, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं, किस आयु, वह कौन सी आयु है जिसमें बच्चे स्वतंत्रता की आवश्यकता को अधिक महसूस करते हैं? याद रखिएगा। तो वह बच्चे की कौन सी आयु है जिसमें बच्चा जो होता है वह स्वतंत्र होना चाहता है, फ्री अवस्था में रहना चाहता है, किसी या कोई भी दबाव महसूस नहीं करना चाहता है। इस अवस्था में बच्चा जो होता है वो सम्मान पाना चाहता है। इस अवस्था में बच्चा जो होता है अपनी पहचान बनाना चाहता है। ये बात को याद रखिएगा। तो वह जो अवस्था है वह शैशवावस्था है दोस्तों। शैशवावस्था जो होती है वह गर्भ अवस्था के बाद की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। इसमें तो बच्चा जो होता है वो अपने माता पिता पर आश्रित होता है। माता पिता से जितने भी उसके कार्य होते हैं सब माता पिता करते हैं। नहाना, कपड़ा पहनाना और खाना खिलाना, दूध पिलाना, सभी उसके माता पिता से संबंधित कार्य लोग करते हैं। तो याद रखिएगा, ये शैशवावस्था नहीं होगा, पूर्व बाल्यावस्था भी नहीं होगा, मध्य बाल्यावस्था भी नहीं होगा। ये जो अवस्था होगी वह किशोरावस्था होगी। किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। कितनी मानी जाती है दोस्तों? 12 से लेकर 18 तक मानी जाती है। और किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं वह स्वतंत्रता की भावना को महसूस करते हैं। इसमें बच्चा जो होता है स्वतंत्र होना चाहता है। मैं आपको एक बात और बता दूं, किशोरावस्था जो होती है वह क्रिमिनल की अवस्था कहलाती है, अपराध की अवस्था कहलाती है। ये जो अवस्था होती है बच्चे सम्मान इसमें पाना चाहता है। ये जो अवस्था होती है बच्चा स्वतंत्र होना चाहता है। ये जो अवस्था होती है बच्चा इसमें अपनी पहचान बनाना चाहता है समाज में, ठीक ना। तो ये बात को याद रखिएगा। ऐसा कहीं भी प्रश्न पूछिए आप तुरंत किशोरावस्था के बाद साथ जाइएगा। किशोरावस्था 12 से 18 साल की होती है। किशोरावस्था में लिंग का निर्धारण बच्चा कर लेता है। वो समझ जाता है कि लड़का है या लड़की है, अर्थात हम क्लास में लड़कियों के साथ नहीं बैठेंगे, लड़के हैं तो, और लड़कियां जो होगी वो लड़कों के साथ नहीं बैठेगी, और वो लड़की है तो। ये बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा कि बालक की मानसिक और शारीरिक वृद्धि के लिए किस प्रकार का वातावरण सबसे उपयुक्त है। तो वह वातावरण बताना है जिसमें बच्चा का मानसिक, याद रखिएगा, मानसिक का मतलब होता है मस्तिष्क विकास से, याद रखिएगा, बुद्धि विकास से। और शारीरिक का मतलब होता है उसके शारीरिक विकास से। शारीरिक विकास का मतलब हो गया, जैसे बच्चे का हाइट की बात कर ले, बच्चे का वेट मतलब भार की बात कर ले, बच्चे के शेप, आकृति, आकार की बात करें तो वो शारीरिक वृद्धि है, याद रखिएगा। तो बालक की मानसिक और शारीरिक वृद्धि के लिए किस प्रकार का वातावरण सबसे उपयुक्त होता है, अच्छा होता है? तो याद रखिएगा, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, संरक्षणात्मक जो वातावरण होता है वो अच्छा होता है, कि सहयोगात्मक वातावरण होता है, कि याद रखिएगा अनुशासनात्मक वातावरण होता है। याद रखिएगा, बालक की मानसिक और शारीरिक वृद्धि के लिए जब ऑप्शन आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका मिलेगा, सहयोगात्मक वातावरण होता है जो सबसे उपयुक्त होता है। बच्चा सहयोगात्मक वातावरण में रहेगा तो बहुत तेजी से सीखेगा और विकास करेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का। चलिए यहाँ पे देखते हैं, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कौन सी अवस्था सबसे उच्च स्तर की अवस्था होती है। सबसे पहले आप देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे ऐसा बनता है कि नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया है। एक क्वेश्चन ये याद रखिएगा, नैतिक विकास का सिद्धांत जो दिया है वह कोहल वर्ग ने दिया है। किसने दिया है दोस्तों? कोहलर वर्ग ने दिया है। और याद रखिएगा, इनकी जो अवस्था है, कोहलर वर्ग के ने नैतिक विकास सिद्धांत में कौन सी अवस्था सबसे उच्च स्तर मानी जाती है? पूर्व परंपरागत स्तर, की परंपरागत स्तर, की आपका उत्तर परंपरागत स्तर, की पूर्व संवेदी स्तर। याद रखिएगा, यह जो होता है उत्तर परंपरागत स्तर जो होती है वह कोहलर वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में सबसे उच्च अवस्था मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे स्कैनर, सबसे पहले आपको बता दें सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है, 1 नंबर का आप नोट कर लीजिए। स्कैनर साहब जो है वो कहते हैं कि बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। जैसे समाज में देखता है कि कैसे कैसे लोग कर रहे हैं, उनकी नकल करके उसको सीखने की कोशिश करता है। चलिए आगे देखते हैं, स्कैनर के प्रबलन सिद्धांत में किस प्रकार का प्रबलन बच्चे के व्यवहार को मजबूत करता है। तो किस प्रकार का प्रबलन करेंगे, स्कैनर साहब कहते हैं कि वह कौन सा ऐसा बच्चे के सामने आप व्यवहार करेंगे जो बच्चे के व्यवहार को मजबूत करेगा। तो सकारात्मक प्रबलन से बच्चा का व्यवहार मजबूत होगा, कि नकारात्मक प्रबलन से, कि दंड से, कि उपयुक्त सभी से। याद रखिएगा, उपयुक्त सभी से तो होगा नहीं दोस्तों, इसमें से बात ये खत्म हो गई। जब ये बात खत्म हो गई तो बच्चे को दंड देंगे तो उसका पॉजिटिव थोड़े ना बढ़ेगा, उसको तो नकारात्मक बात ना आएगी उसके अंदर। याद रखिएगा, दंड बच्चे को कभी नहीं देना है। दंड देंगे तो उसके व्यवहार मजबूत नहीं होंगे दोस्तों, उसके जो व्यवहार होंगे वो मजबूत नहीं होंगे, बल्कि वो क्या होंगे दोस्तों, वह अमजबूत होंगे, वो टूटेंगे, वो कमजोर होंगे, वो सरल होंगे। याद रखिएगा, याद रखिए, नकारात्मक प्रबलन से नहीं होगा। कैसे होगा दोस्तों? सकारात्मक प्रबलन से बच्चे के व्यवहार मजबूत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बालकों में आत्मसम्मान। देखिएगा, बच्चा कौन सी अवस्था है दोस्तों, कि बच्चा आत्मसम्मान की विकास को
आत्मसम्मान का विकास किस प्रकार से होता है? तो बालकों में आत्मसम्मान की विकास किस प्रकार होता है? प्रश्न ए है। सबसे पहले आपको एक प्रश्न मैं यहीं पे क्लियर करा दूं, सबसे ज़्यादा सीडीपी में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि बालक की वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा आत्मसम्मान की भावना उसके अंदर विकसित हो जाती है? याद रखिएगा, ये जो अवस्था है वह किशोरावस्था है और ये 12 से 18 साल की होती है। इसमें बच्चे के अंदर आत्मसम्मान मतलब अपनी सम्मान के लिए उसके अंदर कुछ जिज्ञासा आने लगती है। वह आत्मसम्मान किस अवस्था में विकसित होता है बच्चे के अंदर? तो वह जो अवस्था होती है दोस्तों, याद रखिएगा, किशोरावस्था 12 से 18 मानी जाती है। तो बालकों में आत्मसम्मान का विकास किस प्रकार से होता है? शिक्षक की प्रशंसा से होता है, कि माता पिता की आलोचना से होता है, कि कठोर अनुशासन से होता है, कि खेलों में भाग लेने से होता है? खेलों में भाग लेने से मानसिक और शारीरिक विकास होता है। याद रखिएगा, आत्मसम्मान जैसी बात नहीं होता है दोस्तों। कठोर अनुशासन से बच्चे के अंदर आत्मसम्मान की बात नहीं आएगी। बच्चे को अनुशासित आप करिएगा, बच्चे के ऊपर आप कठोर से कठोर सजा दीजिएगा तो बच्चा के अंदर सम्मान कैसे आएगा? बच्चे के अंदर सम्मान, आत्मसम्मान जैसी भावना नहीं होगी। बच्चे के अंदर डर और भय जैसी बातें उत्पन्न होगी। इस बात को याद रखिएगा। तो बालक में आत्मसम्मान कैसे प्रसिद्ध होता है? याद रखिएगा, बच्चे के जब माता पिता उसकी आलोचना करेंगे, आलोचना का मतलब होता है दोस्तों बुराई करना। जब बच्चे के माता पिता उसकी बुराई करेंगे तो उसके अंदर आत्मसम्मान जैसी भावना कभी नहीं विकसित होगी। लेकिन याद रखिएगा, जब शिक्षक की प्रशंसा से, याद रखिएगा, जब कक्षा में बालक अच्छा काम करेगा, क्लास में जो समय से अपना कार्य करेगा, विद्यालय समय से आएगा, वह सब चीज़ों को आसानी से करेगा, हर समय कोई कार्य को अच्छे तरीके से करेगा। तो अगर जब ऐसी क्रिया को देखते हुए कोई शिक्षक बालक की प्रशंसा करेगा तो याद रखेगा बच्चे के अंदर क्या बढ़ेगा प्यारे? बच्चे के अंदर बढ़ेगा आत्मसम्मान की भावना। ये बात को याद रखेगा, आत्मसम्मान बच्चे के अंदर बढ़ जाएगा। इसको ध्यान देंगे। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा कारक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? चलिए देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास, माता पिता का आर्थिक स्तर, पोषण और पारिवारिक वातावरण और उपयुक्त सभी। जब सभी को आप देखिएगा तो कौन सा कारक है जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास का ही एक रूप है मस्तिष्क विकास, शारीरिक विकास। तो याद रखिएगा, मस्तिष्क विकास और शारीरिक विकास को ही हम ध्यान में रखें तो याद रखिएगा माता पिता का आर्थिक स्तर भी जो होता है वह संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। पोषण भी होता है, वह संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। पारिवारिक वातावरण भी प्रभावित करता है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ये सब चीज़ें जो होती है वह बालक के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है। मतलब जैसे बालक के माता पिता होंगे, जितने अधिक वे धनी होंगे, जिनसे उनके पास आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उतना बच्चे को अच्छा से अच्छा पौष्टिक आहार देंगे, और पौष्टिक आहार देंगे तो उसके शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, अर्थात उसका संज्ञानात्मक विकास हो सकेगा। इस बात को याद रखिएगा, समझिएगा। चलिएगा आगे देखते हैं। 11 नंबर, जीन पियाजे के अनुसार बालक में किस अवस्था में स्व केंद्रिता पाई जाती है? याद रखिएगा, जीन पियाजे साहब ने अपना बालक के संबंधित अपना एक उपचार दिए थे। वह थे, बालक की अवस्थाएं कितनी दिए थे दोस्तों? 4 दिए थे जीन पियाजे साहब ने। और जीन पियाजे साहब ने कहा कि बालक में किस अवस्था में स्व केंद्रिता पाई जाती है? तो प्रचालन पूर्व अवस्था है, कि ठोस प्रचालन अवस्था है, संवेदी मोटर अवस्था है, कि औपचारिक प्रचालन अवस्था है? तो याद रखिएगा, स्व केंद्रिता की बात कर रहा है तो स्व केंद्रिता पाई जाती है प्रचालन पूर्व अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रगति। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि प्रगति के मूल्यांकन में रचनात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? तो याद रखिएगा, विकास के क्षेत्र में जब रचनात्मक मूल्यांकन किसी बच्चे का कोई भी टीचर करता है तो उसका क्या अर्थ होता है? केवल परिणाम का आकलन करना। याद रखिएगा, जहाँ भी कहीं शब्द आ जाए केवल, जहाँ कहीं भी शब्द आ जाए रटाना, जहाँ कहीं भी आ जाए कठोर सजा, जहाँ कहीं भी आ जाए बच्चे को उसके वातावरण से बाहर सिखाना, ऐसा सब चीज़ें क्या होगा प्यारे? गलत होगा। तो केवल याद रखिएगा, प्रगति के मूल्यांकन में रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य केवल अंतिम परिणाम निर्धारित करना नहीं होता है, शिक्षक के प्रयासों का आकलन करना ही नहीं होता है। याद रखिएगा, सीखने की प्रक्रिया को समझना और सुधार करना, और केवल छात्रों की कमजोरियों को समझना ही नहीं होता है। केवल छात्रों की, यहाँ पे केवल आ जाए ना, समझ लीजिएगा शब्द क्या है दोस्तों, ये ऑप्शन आपका ऑप्शन ही गलत है, इसको याद रखिएगा। तो प्रगति के मूल्यांकन में रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ होता है कि सीखने की प्रक्रिया को समझना और सुधार करना। रचनात्मक मूल्यांकन होता क्या है? सबसे पहले आपको बता दें, रचनात्मक मूल्यांकन में होता क्या है कि बच्चे की जो कमजोरी होती है ना, सबसे पहले हम कमजोरी का पता लगाते हैं, और पता लगाकर और उसके निदान ढूंढते हैं कि कैसे इस कमजोरी को हम लोग दूर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 12 का करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, 13 क्वेश्चन नंबर का रहा है कि बालक के किस प्रकार से सबसे अच्छा सीखता है? वह कौन सा ऐसा कंडीशन है? ये चारों कंडीशन आपके सामने है, और चारों कंडीशन में आप बताइएगा कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें बालक सबसे अच्छा सीखता है। जब वे केवल सुनते हैं बच्चा, आप बताइए, सीखने की बहुत अवस्था है। याद रखिएगा,
केवल सुनकर बच्चा सीखता है? नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। जब वे देखते और सुनते हैं, याद रखिए, ये भी उतना अनुभव नहीं होगा जब उन्हें रटने के लिए कहा जाता है। मैं कहूँ बच्चा को, छोटे बच्चे को कभी रटाना नहीं है, जब वे व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करते हैं। देखिए बच्चा कहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो यहाँ पे बच्चा जो है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है। तो जहाँ कहीं भी ऐसे आ जाए ना बच्चा कहाँ पे एक्टिव है ना, उस चीज़ को, ऑप्शन को आप करेक्ट मानिएगा। बालक कब सीखता है सबसे ज़्यादा? जब बालक प्रैक्टिकली, जब बालक अपने वातावरण से जोड़कर, जब बालक अपनी चीज़ों को अपने मानसिक रूप से सीखता है, प्रैक्टिकली सीखता है, अपने अनुभव से सीखता है, अपने व्यवहार से सीखता है, समाज से सीखता है, तो बच्चा बहुत तेज़ी से सीखता है। 12 नंबर का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। याद रखिएगा, समावेशी शिक्षा, सबसे पहले हम एक शब्द देखेंगे जिसका नाम है समावेशी शिक्षा। सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है समान शिक्षा। याद रखिएगा, एक विद्यालय में, एक क्लास में जितने भी पढ़ने वाले बालक हैं, सबको समान शिक्षा प्रदान कराना ही एक समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? केवल सामान्य छात्रों को शिक्षा, केवल सामान्य छात्रों की शिक्षा, याद रखिएगा, समान छात्रों की शिक्षा समावेशी शिक्षा नहीं कहलाती है। केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शिक्षा, नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। सभी छात्रों को एक साथ समान शिक्षा देना, यही तो बात मैं बताया हूँ। केवल औसत छात्रों को ध्यान में रखना, नहीं। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सभी छात्रों को एक साथ समान शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे कहा है कि शिक्षक का मार्गदर्शक के रूप में भूमिका का क्या अर्थ है। याद रखिएगा, शिक्षक का मार्गदर्शक के रूप में भूमिका का क्या अर्थ है? तो रोल ऑफ टीचर एज ए फैसिलिटेटर। आप जब इसको देखिएगा तो जो एक टीचर होता है वो बच्चे का मार्गदर्शक का काम करता है। बच्चा कहाँ पे गलत कर रहा है, बच्चे को कब क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, कब कहाँ पे कैसे उसको बताना है, कैसे चीज़ों को तोड़ तोड़ के बताएंगे तो बच्चा खंड खंड में, याद रखेगा, कहीं भी आपको आ जाए, बच्चे को भाग भाग में जब चीज़ें सिखाई जाती है तो बच्चा बहुत तेज़ी से सीखता है, एक्टिव तरीके से सीखता है। तो शिक्षक का मार्गदर्शक के रूप में भूमिका का अर्थ होता है कि बच्चों को हर समय निर्देशित करना। याद रखिएगा, एक सफल टीचर का मतलब होता है कि बालक को हर समय आप निर्देशित नहीं करेंगे, केवल देखेंगे बच्चा जहाँ पे गलत कर रहा होगा ना वहाँ पे आप निर्देशित करेंगे। याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, बच्चे को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करना और उनकी सहायता करना। चलिए इसको देखते हैं, केवल बच्चे को डांटना, बच्चे को डांटना, मारना, पीटना, फटकारना, रटाना, ऐसे से जो नहीं कराना है दोस्तों। केवल बच्चों की परीक्षा तैयारी करना, एक सफल टीचर का मतलब ये नहीं होता है कि केवल परीक्षा की तैयारी कराएंगे। एक सफल टीचर और मार्गदर्शक की भूमिका होती है कि बच्चे को, क्या है दोस्तों, बच्चे को स्वयं से सीखने के लिए प्रेरित करना और उनकी सहायता करना। स्वयं से सीखने के लिए आप प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, आप इसको सीखो, और जहाँ पे बच्चा गलती करेगा उसका आप निदान करेंगे और आप निदान करके बच्चे को सीखने में सहायता प्रदान करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं, समूह सहयोग है दोस्तों, टीम कोलैबोरेशन। याद रखिएगा, टीम कोलैबोरेशन जो होता है वह कहाँ पे 1 से लेकर 5 तक के बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। जो टीचर होते हैं ना वो छोटे बच्चों को टीम कोलैबोरेशन के तहत बहुत तेज़ी से पढ़ाना सिखाते हैं। याद रखिएगा, तो टीम कोलैबोरेशन का महत्व क्या होता है? सबसे पहले आपको बता दें, समूह सहयोग। समूह का मतलब उसे कहते हैं ग्रुप। समूह का मतलब होता है ग्रुप या टीम। जब कहीं भी 1 से अधिक लोग रहेंगे तो उसको समूह बोलेंगे। और समूह में होता क्या है कि बालक, जैसे कई बालक रहेंगे, उसमें कुछ बालक होंगे कोई चीज़ें उनको नहीं आएगी, तो आपस में बातचीत करके, सहयोग प्रदान करके एक दूसरे से कोई चीज़ें सीखते हैं। तो ये चीज़ें क्या कहलाती है? मतलब समूह में जितने लोग हैं ना, एक दूसरे की मदद करना ही समूह सहयोग कहलाता है। तो याद रखिएगा, समूह सहयोग का महत्व क्या होता है कि बच्चे को अकेले काम करने के लिए मजबूर कर देना। याद रखिएगा, अकेले करेगा तो समूह की बात तो हुई भी नहीं करेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। बच्चों को टीम में काम करने की कला सिखाना। चलिए बात कुछ सही है, देखते हैं। केवल शिक्षक को महत्वपूर्ण मानना, यहाँ पे समूह जैसी बात कह ही नहीं रहा है दोस्तों। बच्चों को अनुशासित रखना, याद रखें, बच्चों को अनुशासित नहीं रखना है दोस्तों। यहाँ पे समूह सहयोग के बारे में कहना है कि समूह सहयोग का मतलब होता है कि बच्चों को टीम में काम करने की कला को सिखाना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का। चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कि बालक किस आयु में समांतर खेल, पैरेलल प्ले भाग लेते हैं। समांतर खेल का मतलब होता है दोस्तों, बच्चा कुछ उसमें जानता नहीं है,
बच्चा केवल टू केवल एक दूसरे को पकड़ने का कार्य करता है, छूने का कार्य करता है, दौड़ता है, लुका छिपी खेलता है, तो यह कौन सा खेल है? बालक किस आयु में खेलता है समांतर खेल जैसे खेलें, जैसे सीधी रेखा में दौड़ना या किसी को पकड़ना या कहीं से छिप जाना, तो ये जो खेल होती है ना समांतर खेल के श्रेणी में आती हैं। और जो एक बहुत कम एज में बच्चा खेलता है, जब 2 से 3 वर्ष में होता है, याद रखिएगा। या आगे देखते हैं 17 का ए सही हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं अन्योन्य आश्रितता। याद रखेगा, अन्योन्य आश्रितता किस प्रकार के विकास को बढ़ावा देती है? याद रखेगा, अन्योन्य जो आश्रितता है वह मतलब होता है, अन्योन्य आश्रितता का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर आश्रित होकर उससे कुछ चीज़ों को सीखे, उसी को कहते हैं अन्योन्य आश्रितता। तो यह किस प्रकार के विकास को बढ़ावा देती है? तो याद रखिए, शारीरिक विकास को तो देगी नहीं, यहाँ पे शारीरिक विकास तो कुछ है नहीं, पोषण संबंधित रहता है ना दोस्तों, तो ये शारीरिक विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास, चलिए देखते हैं, सामाजिक विकास, और इसके बाद आपका आता है नैतिक विकास। जब आप सभी को देखिएगा ना तो आपको मिलेगा कि अन्योन्य आश्रितता का मतलब होता है सामाजिक विकास, मतलब समाज के जितने लोग हैं ना एक दूसरे पे आश्रित होकर दूसरे से कुछ चीज़ों को सीखते हैं, ये बात को याद रखिएगा। तो अन्योन्य आश्रितता का मतलब होता है सामाजिक विकास, सोशलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का। चलिए आगे देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के नैतिक विकास के स्तरों को परिभाषित किया है? याद रखिएगा, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जो बच्चों के नैतिक विकास के स्तरों को जो परिभाषित किए हैं, उनका नाम क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, उनका नाम है कोहलबर्ग। याद रखिएगा कोहलबर्ग, ये बात को याद रखिएगा। स्काइनर साहब कहते हैं कि बच्चा जो है ना, स्काइनर साहब क्या कहते हैं कि बच्चा जो है वह अनुकरण के माध्यम से सीखता है, मतलब एक दूसरे से नकल करके सीखता है। पियाजे साहब ने बच्चे के 4 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन किया है, इसको याद रखिएगा, यह बात को याद रखेंगे। और इसके बाद आपको बंडूरा कह दे तो यही दिया है सामाजिकता का सिद्धांत, इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला बंडूरा का सिद्धांत। तो किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के नैतिक विकास के स्तर को परिभाषित किया है? तो उस वैज्ञानिक का नाम है कोहलबर्ग, इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 20 नंबर की बात करेंगे, 20 नंबर की। तो किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्रों की प्रगति को मापता है? याद रखिएगा, जब बालक सीख रहे होते हैं तो बालकों का एक मूल्यांकन किया जाता है। उस मूल्यांकन का नाम क्या होता है? सबसे पहले आप देखिएगा, उस मूल्यांकन को बोलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। क्या बोलते हैं दोस्तों? रचनात्मक मूल्यांकन। और रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है कि बच्चा सीखने के संबंध में सीखते समय क्या क्या गलती कर रहा है और गलती को क्या क्या गलती कर रहा है, और सफल टीचर का मतलब होता है कि उस गलती को पकड़ना और गलती को पकड़कर उसका क्या करना, निदान करना। तो किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने के समय प्रक्रिया के दौरान प्रगति को मापता है? तो यह प्रारंभिक मूल्यांकन कहलाता है कि रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है कि योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है कि प्रमाणित मूल्यांकन कहलाता है? इसको याद रखिएगा, तो यह कहलाता है आपका रचनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे 21 की। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बालक को आत्मनियंत्रण की भावना को कैसे बढ़ाया जा सकता है? आत्मनियंत्रण, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब अपने अंदर को नियंत्रित कैसे करेगा अपने आप को कोई भी बालक? तो ऑप्शन सबसे पहले चारों ऑप्शन को देखेंगे तो चारों ऑप्शन में आप देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कठोर अनुशासन के माध्यम से। कभी भी बालक को कठोर अनुशासन नहीं कराना है। एक सफल टीचर की पहचान होती है कि जब आप कभी भी बालक को कठोर अनुशासन कराइएगा तो बच्चे के अंदर आत्मनियंत्रण की प्रभाव नहीं बढ़ेगा, उसके अंदर डर और भय की भावना उत्पत्ति होगी। ये बात को याद रखेगा। आत्म अनुशासन दिखाकर ये नहीं होगा दोस्तों। अनुशासन बच्चे को दिखाना ही नहीं है, उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देकर आत्मनियंत्रण उसके अंदर जागृत करेंगे कि उनके निर्णयों को सम्मान करके। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी और डी में कितने लोग भ्रमित होंगे। सबसे पहले आप लोग सी और डी को पढ़ने से पहले आप देखिएगा आत्मनियंत्रण, कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें आत्मनियंत्रण की भावना जागृत होती है? तो जब बच्चे के किसी भी निर्णयों का आप सम्मान करेंगे तो बच्चा के अंदर आत्मनियंत्रण की भावना बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर डी होगा, ना कि सी होगा। ये बात को याद रखिएगा, समझिएगा। स्वतंत्र रूप से बच्चे को छोड़ देंगे तो आत्मनियंत्रण की भावना उसके अंदर नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे कहा है कि आत्मनियंत्रण की भावना को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? बढ़ावा दिया जा सकता है, याद रखिएगा। तो इस शब्द को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिक्षक को किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कक्षा में करना चाहिए?
एक सफल टीचर को याद रखेगा किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं, कोई भी बालक जब पहली बार विद्यालय में जाता है तो वो अपने परिवेश से, अपने समाज से, अपने माता पिता से और अपने आस पड़ोस से सीखी हुई भाषा को लेकर जाता है, जिस भाषा को बोलते हैं मातृभाषा। जो भाषा वो अपनी माँ से सीखता है कोई भी बालक, उस भाषा को मातृभाषा की संज्ञा दी जाती है। और शिक्षक को किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कक्षा में करना चाहिए, तो बच्चे को कभी भी, कोई भी बच्चा है जब वह पहली बार विद्यालय में जाता है तो वह अपने समाज से सीखी हुई भाषा को लेकर जाता है, अपने मातृभाषा को लेकर जाता है। तो याद रखेगा कठिन और जटिल भाषा का प्रयोग करेंगे। बच्चे को आप कठिन और जटिल भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करेंगे। चलिए, तकनीकी और औपचारिक भाषा का, छोटा बच्चा है, आप तकनीक और औपचारिक भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ भी जटिल शब्द आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। तो शिक्षक को किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे, तो सरल और स्पष्ट भाषा का। कहीं ना आपको मातृभाषा भी आ जाए तो याद रखेगा वो भी सही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, बालक को स्वाभाविक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। जिज्ञासा का मतलब होता है दोस्तों कल्पना। स्वाभाविक कल्पना को आप कैसे प्रभावित कर सकते हैं, कैसे आप अच्छा तरीका से उसको प्रोत्साहित आप कर सकते हैं, तो उन्हें नए विषय की जानकारी देकर, प्रश्न पूछने के अवसर देकर और उन्हें कक्षा में स्वतंत्र छोड़ देंगे, केवल पुरस्कार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। याद रखिए, केवल बच्चे को कभी पुरस्कार जैसी चीज़ नहीं देना है। जब भी आप CDP में पढ़िएगा तो बच्चे को पुरस्कार नहीं देना है, बच्चे को कोई चीज़ रटाना नहीं है, बच्चे को कभी दंड नहीं देना है, बच्चे के ऊपर कोई भी अनुदेशात्मक कार्रवाई नहीं करनी है, बच्चे को कक्षा से अलग नहीं बैठाना है, बच्चे को कोई भी जटिल भाषा नहीं सिखानी है, ये सब चीज़ें नहीं कराना है। याद रखिएगा। तो केवल पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करा के बच्चे के जिज्ञासा को प्रोत्साहित नहीं करा सकते हैं। उन्हें कक्षा में स्वतंत्र छोड़ देंगे तो बच्चा के प्रोत्साहित हो भी नहीं करेगा जिज्ञासा का। प्रश्न पूछने के अवसर देना और उन्हें नए विषयों की जानकारी देना। आप ए और बी में देखिएगा ना, तो ए भी आपका गलत हो जाएगा, बी सही होगा। कितने लोगों के मन में बनेगा क्यों सही होगा, तो मैं बता रहा हूँ। जो ऑप्शन देखिएगा, जब ऑप्शन में आपके लिए भ्रम स्थिति आ जाए तो आप देखिएगा कि कौन ऑप्शन ऐसा है कि जहाँ पे बच्चा एक्टिव है। ठीक ना, बच्चा एक्टिव है। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। तो देखिएगा इन चारों ऑप्शन में देखिएगा ना, तो आपका सी और डी तो उसी तरह गलत हो जाएगा। ए और बी में देखिएगा ना, तो ए और बी में ए की अपेक्षा बी वाला ऑप्शन क्या है, बहुत अच्छा बात कर रहा है, पॉजिटिव बात कर रहा है। इसमें जो बच्चा है ना सीखने के प्रति अग्रसर है और इसमें बच्चा जो एक्टिव तरीके से, गतिशील तरीके से सीख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। शिक्षण का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है। शिक्षण का सबसे प्रभावी तरीका होता है कि बच्चों को निष्क्रिय बनाना। याद रखो यार, बच्चों को कभी निष्क्रिय नहीं बनाना है, बच्चों को एक्टिव बनाना है, बल्कि सक्रिय बनाना है। बच्चों के गतिविधियों को संलग्न करना। चलिए देखते हैं। उन्हें मौखिक निर्देश देना। बच्चे को कभी निर्देश नहीं देना है, बच्चे को डांटना फटकारना नहीं है, बच्चे को अनुदेशात्मक कार्रवाई नहीं करना है, अनुशासन नहीं देना है बच्चे को। उन्हें किताब पढ़ने के लिए मजबूर, यहाँ पे देखिएगा नेगेटिव टैग वर्ड है, बहुत खराब टैग वर्ड है। बच्चों को कभी मजबूर नहीं करना है कोई भी कार्य कराने के लिए, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, शिक्षण का सबसे प्रभावी तरीका होता है कि बच्चों के गतिविधियों को संलग्न करना। यहाँ पे बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव है, बच्चा गतिविधि में है, बच्चा एक्टिव है, बच्चा मोशन तरीके में, बच्चा संलग्न है, सीखने के प्रति उत्साहित है, सक्रिय है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे प्रायोगिक ज्ञान से सीखते हैं। एक्सपीरियंटल नॉलेज मतलब होता है कि प्रैक्टिकली नॉलेज। याद रखिएगा। तो व्यवहारवादी सिद्धांत कहलाता है, कि संज्ञानात्मक सिद्धांत कहता है, कि अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत कहता है, कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहता है। याद रखिएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत ये कहता है कि बच्चा समाज से जुड़कर सीखेगा। ठीक ना। अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत कहता है कि बच्चा जो होगा वो प्रयोग के माध्यम से सीखेगा, अपने अनुभव के माध्यम से सीखेगा। जो 25 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाए, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे प्यारे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो अगर अच्छी लगी है, अब तक आप आ गए हैं तो वीडियो समाप्त होने वाली है, तो आप जरूर से जरूर लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब मत करिए चलेगा, लेकिन वीडियो को लाइक करिए। बहुत मेहनत लगता है एक PPT को तैयार करने में और आपके सामने एक वीडियो परोसने में। तो यही मेरी सेवा है और इस सेवा का आपको पुरस्कार देना है, तो वीडियो लाइक करके मेरे जज्बा को बढ़ाते रहिए। चलिए ऑप्शन नंबर 26 को देखेंगे। ऑप्शन नंबर 26 कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने प्रेरणा का पदानुक्रम सिद्धांत दिया था। इसको बात को आप देखिएगा तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जो प्रेरणा का पदानुक्रम सिद्धांत दिए थे। ये स्कैनर साहब दिए थे, कि वाइगोस्की साहब दिए थे, कि मास्लो साहब दिए थे, कि बंडूरा साहब दिए थे।
याद रखिए, एक एक बात को बता दे रहे हैं। स्कैनर साहब कहते हैं कि बच्चा अनुकरण के माध्यम में बच्चा नकल करके सीखता है। वाइगोस्की साहब कहते हैं कि बच्चा समाज से सीखता है। मास्लो साहब कहते हैं, यहीं पे ऑप्शन सही हो जाएगा, यही मनोवैज्ञानिक है जो प्रेरणा का पदानुक्रम सिद्धांत दिए थे। कौन दिए थे? मास्लो साहब दिए थे। 26 का आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंडूरा साहब दिए थे सामाजिकता का सिद्धांत, ये बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा, क्या देखेंगे? 27, बच्चे कैसे सीखते हैं। ऑप्शन देखेंगे, बात करेंगे केवल किताब पढ़ के बच्चे सीखते हैं? नहीं दोस्तों, बच्चे किताब पढ़ के ही नहीं सीखते, माता पिता से, समाज से, घर परिवार, मित्र या रिश्तेदार सबसे सीखते हैं। तो केवल किताब पढ़ के नहीं सीखते, इसलिए ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। और केवल टैग वर्ड है, याद रखते रहिए, जहाँ केवल आ जाए ना 80% ऐसी कंडीशन होती है कि गलत हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, केवल अनुशासन के माध्यम से बच्चा सीखेगा? नहीं सीखेगा दोस्तों। केवल खेल खेल में बच्चा सीखता है? नहीं, बच्चा खेल खेल में सीखता है, लेकिन केवल खेल खेल में सीखता है, ऐसा बात कह दिया। यहाँ भी केवल गलत हो गया, यहाँ भी केवल आ गया तो गलत हो गया, और यहाँ भी केवल आया तो केवल गलत हो गया। याद रखिए, बच्चा कैसे सीखता है? तो बच्चा अपने अनुभव से, सहभागिता के माध्यम से सीखता है। बच्चा इस वाले ऑप्शन नंबर डी में सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चा जो होता है अनुभव और सहभागिता के माध्यम से ज़्यादा सक्रिय एक्टिव तरीके से सीखता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 28 की बात करते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे अवलोकन और अनुकरण द्वारा सीखते हैं। याद रखिए, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, और अवलोकन का मतलब होता है एक दूसरे की चीज़ के प्रैक्टिकली सीखना। याद रखिएगा, अवलोकन का मतलब होता है तुलना करना, प्रैक्टिकली करना, अनुभव के आधार पर करना, और अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। तो याद रखिएगा, कौन ऐसा सिद्धांत है कि किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे अवलोकन और अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। तो ऐसा आपको आ जाए ना, तो संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार, कि आपका व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार, कि अनुभवात्मक सिद्धांत के अनुसार। जब आप देखिएगा तो ये सिद्धांत है जो कि बच्चे के अवलोकन और अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, तो ये आपका कहलाता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसमें बच्चा जो होता है वह समाज से अनुकरण करके, नकल करके, अवलोकन करके सीखता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बताते हैं अवलोकन के बारे में, अनुकरण के बारे में स्कैनर साहब बताते हैं, और इसके बाद सामाजिकता से सीखने की बात कौन बताते हैं? वाइगोस्की साहब बताते हैं। चलिए 29 नंबर देखते हैं, बच्चों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। रचनात्मकता को कैसे प्रोत्साहित करेंगे? उन्हें कठोर अनुशासन में रखेंगे। बच्चा को, छोटा बच्चा है, कभी कठोर अनुशासन उसके अंदर नहीं दिलाना है। ऑप्शन नंबर ए बिना सोचे समझे आप गलत काट दीजिएगा। उन्हें रटने के लिए कहना, मैं बताया हूँ बच्चे को कभी रटाना नहीं है, रटने जैसी बात आ जाए ना गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने और अभिव्यक्ति करने के अवसर देना। यहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो ये ऑप्शन सी सही होगा। उन्हें केवल पाठ्य पुस्तक, यहाँ देखिए केवल निगेटिव टैग वर्ड है, केवल पाठ्य पुस्तक के अनुसार आप पढ़ाएंगे बच्चे को, तो बच्चा वह प्रोत्साहित तरीके से पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। बच्चा जब रचनात्मक प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने की, उसे हम लोग क्या देंगे? अनुमति देंगे, और उसे कोई भी अभिव्यक्त करने का अवसर देना, मतलब अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के उस बच्चे को उपयुक्त समय देना ही एक रचनात्मक प्रोत्साहन का सबसे अच्छा तरीका होता है। 29 का ऑप्शन नंबर सी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, विकास की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो विकास की अवधारणा, विकास केवल शारीरिक होती है। याद रखिए दोस्तों, विकास शारीरिक ही नहीं होती है, मानसिक होती है, शारीरिक होती है, संवेगात्मक होती है। विकास अनेक तरीके से होता है। विकास केवल मानसिक होता है? नहीं। तो विकास अगर मानसिक होता तो शारीरिक क्या होता है दोस्तों? याद रखिए, गलत हो जाएगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास सतत प्रक्रिया है, मतलब निरंतर चलती है। सतत का मतलब होता है लगातार, ठीक ना। विकास का मतलब होता है विकसित होना। तो बच्चे का विकास जो होता है वो सतत चलता है, जो आप लोग देखते हैं गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। विकास केवल बाल अवस्था तक सीमित होता है? नहीं दोस्तों, बाल अवस्था तक नहीं होता है। बालक का जो विकास होता है वह उसके गर्भ से लेकर कहाँ तक होता है? कब्र तक होता है। जब बच्चे के अंदर जीव होता है, जन्म होता है, बच्चे के अंदर जो भी क्रियाएं होती रहती है ना, जब बच्चा जीवित रहता है जब तक, तब तक उसके अंदर जो होती है ये जो विकसित विकास की भावना होती है वो चलती रहती है। बच्चा कुछ न कुछ सीखता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दो बातों को याद रखेगा। इसी प्रश्न को देखते हुए मैं आपको बता दूं, बच्चे में शारीरिक और मानसिक, ध्यान दीजिएगा, शारीरिक विकास एक निश्चित बिंदु या एक निश्चित समय सीमा, एक निश्चित आयु के बाद शारीरिक विकास रुक जाता है, मतलब शरीर की वृद्धि रुक जाती है। लेकिन मानसिक विकास जो होता है दोस्तों कभी नहीं रुकता है। मानसिक विकास बच्चे का जीवन प्रयत्न होता है। इस बात को याद रखेंगे। पूरे 30 प्रश्नों को हमने कवर कर लिया। पूरा 30 प्रश्न को आप लोगों ने देख लिया। कैसे प्रश्न लगे? अगर प्रश्न अच्छे लगे तो आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आप लोग हमको दीजिए विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अभिषेक